चैप्टर 115। इधर दूसरी तरफ राजवीर की नजरें पूरी पार्टी में सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी और वो थी अमीका, जो कि अभी तक पार्टी के अंदर नहीं आई थी। राजवीर अमीका को देखने के लिए काफी बेचैन हो रखे थे। अक्ष रायचंद फैमिली के जाने पर वापस पार्टी में आ गया था। प्रेमम की सर्द नजरें इस वक्त रायचंद फैमिली पर ही टिकी थी। उसकी आंखों के सामने कल का वो सीन घूम रहा था जब इन्हीं लोगों की वजह से उसकी डोल की आंखों में आंसू थे। तभी अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट्स अंदर सीढ़ियों की तरफ ऑन हुई, जिससे अब सबका ध्यान उस तरफ चला गया था। अचानक लाइट्स चले जाने से लोगों के बीच इसको लेकर कुछ बातें होने लगी थी, लेकिन जब उनकी नजरें उस स्पॉट लाइट्स पर पड़ी तो सबको समझ आ गया था कि अब रायजादा फैमिली की नई बहू की पार्टी में ग्रैंड एंट्री होने वाली है। इधर अमीका बिना किसी एक्सप्रेशन के सुनैना जी के साथ खड़ी थी। सुनैना जी ने अमीका के चेहरे पर हल्के से हाथ फेरा और उसके कान में धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, चलो मेरी बच्ची, आज पूरी दुनिया को बताओ कि रायजादा फैमिली की नई बहू सिर्फ एक नाम नहीं, एक मुकाम है। अमीका ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखों में ठहराव था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शून्य। वो इस वक्त किसी राजघराने की महारानी की तरह शांत लग रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी जल रहा हो। उसने अपने लहंगे की एक कोर पकड़ी, पल्लू को कंधे पर संभाला और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। अमीका जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे सबके दिल बहुत जोरों से धड़कने लगे। अमीका की ड्रेस रॉयल ब्लू और सिल्वर वर्क से जड़ी थी। माथे पर बारीक लेकिन रॉयल मांगटिका, आंखों में कोहल की गहराई और होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे जीत का ऐलान कर रही हो। कानों में बड़े बड़े ईयररिंग, गले में एक्सपेंसिव नेकलेस जिसकी कीमत मिलियंस में थी। अमीका का लहंगा बहुत ज्यादा हैवी था, जिसने कई दूर की जगह को कवर किया हुआ था। अमीका अपने दोनों हाथों से लहंगा पकड़े संभल कर चल रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे आने लगी, फ्लोर पर एक धीमा रॉयल म्यूजिक बजने लगा। शुभारंभ हो तुम्हारा, स्वागत करे सारा जहां। और उसी लाइट में अमीका की परछाई धीरे धीरे बढ़ती चली गई। सबकी नजरें उसी पर थी। तभी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई और सब अमीका की खूबसूरती की तारीफ करने लगे। सबको पहले ही पता चल चुका था कि अमीका कौन है। इतनी बड़ी डॉक्टर और वो भी इतनी कम एज में, ये जानकर सब उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकते थे। वाओ, क्या एंट्री है। लगता ही नहीं कि ये वही लड़की है जो कुछ वक्त पहले सिर्फ इंडिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर के साथ अपना बिजनेस भी संभाल रही है। रायजादा की बहू नहीं, लगती है जैसे महारानी हो। राजवीर की आंखों में राहत के साथ गर्व उतर आया। साथ ही उन्हें गिल्ट भी हो रहा था कि इतनी टैलेंटेड बेटी होने के बाद भी वो उस रूपाली को प्यार करते रहे, उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया और अमीका को हमेशा ये जताया कि वो एक अनाथ है और बिना उनके सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन आज अमीका जिस मुकाम पर थी वो बिना किसी के सपोर्ट की थी। जब एक औरत अपने हुबहू अपने जैसे इंसान को दुनिया में ला सकती है तो उसकी ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। एक मर्द चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब एक औरत अपनी पर उतर आती है तो वो पूरी दुनिया को जीत सकती है। दादी दादाजी के चेहरे पर सुकून था। रणवीर जी ने हल्की सी मुस्कान दी और बाकी लोग बस देखते ही रह गए। प्रेमम, जो अब तक अपने गुस्से में तप रहा था, जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही नजरिया आ गया था। वो अपनी प्यार और हसरत भरी निगाहों से एक टक अमीका को देख रहा था। इस वक्त उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, जैसे अभी उसके सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। लेकिन तभी उसकी नजरें चारों तरफ पड़ी और पार्टी में आए हुए लड़कों और मर्दों की नजरें अपनी डोल पर देखकर उसने कस के अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर ली। उसकी डोल सिर्फ उसकी थी और उसे देखने का हक भी सिर्फ प्रेमम को ही था। प्रेमम ने घूर कर जानलेवा नजरों से सबको देखा। कुछ लोगों को जब अपने ऊपर किसी की घूरती नजरें महसूस हुई तो उन सबने इधर उधर देखा और तभी उनकी नजरें प्रेमम पर पड़ी, जो अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को घोल घोल घुमाते हुए उनकी तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर सबने हड़बड़ाते हुए अमीका से अपनी नजरें हटा ली। सबको प्रेमम के नेचर के बारे में पता था कि वो अपनी चीजों के लिए कितना ज्यादा पजेसिव है, और यहाँ तो उसकी बीवी को बात थी। कुछ लड़कों ने अमीका से अपनी नजरें हटा ली, लेकिन कुछ अभी भी अद्विक को देखे जा रहे थे। प्रेमम ने अपने वाइन के ग्लास को टेबल पर रखा और अपने कदम अमीका की तरफ बढ़ा दिए। वो उसकी तरफ बढ़ाते हुए मन ही मन बुदबुदाया, तुम इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो अमीका, और सबसे दूर क्यों। इधर दूसरी तरफ रूपाली, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अमीका की एंट्री देख रही थी, उसकी आंखों में जलन इस कदर भरी थी कि जैसे स्क्रीन को ही फाड़ देगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कैसे इतनी परफेक्ट हो सकती है, कैसे। उसने जोर से टीवी रिमोट जमीन पर दे मारा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 116। इधर दूसरी तरफ रूपाली, जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अमीका की एंट्री देख रही थी, उसकी आंखों में जलन इस कदर भरी थी कि जैसे स्क्रीन को ही फाड़ देगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कैसे इतनी परफेक्ट हो सकती है, कैसे। उसने जोर से टीवी रिमोट जमीन पर दे मारा। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा पागलपन था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। आंखें खून की तरह लाल हो रखी थी। अमीका, तुम मेरी जिंदगी से सब छीन सकती हो,
लेकिन मैं तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी, मैं तुझे मिटा दूंगी। रूपाली के आसपास फेंके गए सामान की बिखरी आवाजें, उसकी बर्बादी और टूटे हुए सपनों की चीखें जैसे पूरे कमरे में गूंजने लगी। इधर पार्टी में अमिका धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी, सबकी नजरें अब भी उसी पर थीं। तभी प्रेमम उसके पास आया और अपना एक हाथ आगे बढ़ा, हल्की स्माइल के साथ बोला, वेलकम टू द पार्टी डॉल। सुनैना जी के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। अमिका कभी प्रेमम के चेहरे को देख रही थी तो कभी प्रेमम के अपनी तरफ बढ़े हाथ को। उसने एक गहरी सांस भरी और प्रेमम के हाथ में अपना हाथ रख दिया। प्रेमम ने अपने हाथ में अमिका का सॉफ्ट हाथ भर लिया और हल्के से उसके हाथ पर किस करके उसे नीचे उतारा और फिर धीरे धीरे चलते हुए पार्टी हॉल में आ गया। हेवी ड्रेस होने की वजह से अमिका से ज्यादा तेज नहीं चला जा रहा था। रणवीर जी माइक लेकर बोले, आज हमारी बहू पहली बार हमारे बीच है और वो खुद अपनी पहचान है। आइए तालियों के साथ स्वागत करें अमिका रायजादा का। ये सुनते ही चारों तरफ तालियों का शोर मच उठा। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर उठा। अमिका ने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर नजरें उठा प्रेमम को, जो अपनी प्यार और हसरत भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उन दोनों की नजरें जैसे ही मिली, ठीक उसी वक्त मीडिया उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करने लगी। लेकिन अमिका और प्रेमम तो एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि मीडिया वाले उनके पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। इस वक्त वो दोनों साथ में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। वहीं दूर खड़े देवेंद्र जी और दादी अपनी प्यार भरी नजरों से पोते और पोता बहू को देख रहे थे। उन दोनों को इस तरह साथ में देखकर और प्रेमम को खुश देखकर दादी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। वो दूर से ही अपने हाथों को आगे कर उनकी नजरें उतारते हुए बोली, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे, कितने परफेक्ट नजर आ रहे हैं, बिल्कुल शिव और गौरी की तरह मेड फॉर ईच अदर। ये कहते हुए उनकी नजरें प्रेमम और अमिका पर टिकी थी। इधर दूसरी तरफ राधिका की फ्लाइट जा चुकी थी और उस फ्लाइट के साथ राधिका का अक्ष पर से ट्रस्ट भी पूरी तरह टूट चुका था। आज राधिका ने अपना सब कुछ खो दिया था और अब शायद वो कभी मुंबई वापस लौट कर नहीं आने वाली थी। इधर पार्टी में प्रेमम ने अमिका का हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, डॉल साथ में एक डांस तो बनता। ये सुनकर अमिका ने उसकी तरफ देखा और कुछ जवाब देती उससे पहले ही प्रेमम ने म्यूजिक सिस्टम पर बैठे आदमी को कुछ इशारा किया और अमिका को अपने साथ स्टेज पर ले गया। उन दोनों को स्टेज पर जाता देख सब इंटरेस्ट के साथ उन्हें देखने लगे। तभी स्टेज की सारी लाइट्स ऑफ हो गई और एक धीमी स्पॉट लाइट्स ऑन हुई जो स्टेज पर खड़े प्रेमम और अमिका पर पड़ी। अमिका अपनी नजरें उठाए एक टक प्रेमम को देख रही थी। उसकी आंखों में आज पहली बार कुछ अलग से एहसास नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर प्रेमम खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। तभी एक सॉन्ग प्ले हुआ जिसकी लिरिक्स कुछ ऐसी थी, दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। गाना शुरू हो चुका था और गाने की लाइन सुनते ही अमिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं प्रेमम ने उसके दोनों कंधों से होते हुए अपनी फिंगर टिप्स से सीधे उसके हाथ को हल्का हल्का छूना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रेमम के दोनों हाथ नीचे अमिका की कलाइयों तक पहुंच चुके थे। उसने अमिका के हाथों को पूरी तरीके से अपने हाथों में भर लिया और उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट करते हुए उसने झटके से अमिका को वापस अपनी तरफ घुमाया। तेरे संग चलूं हरदम बनकर के तेरी परछाई, एक बार इजाजत दे मुझे तुझमें डलने की। अमिका के नजरें एकदम से प्रेमम की नजरों से जा मिली। इस वक्त प्रेमम ने अमिका के दोनों हाथ अपने गले पर रखे हुए थे। उसने हल्का सा सर झुकाया और अमिका के हाथ पर अपनी नोज रब करते हुए वो उसके कंधे तक आ पहुंचा। अमिका ने कसकर अपनी आंखें बंद की और वो धीमी सी आवाज में बोली, मिस्टर रायजादा। पर प्रेमम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने अमिका के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने अमिका को अपने बेहद करीब खींच लिया। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। ना चाहते हुए भी अमिका ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 117। पर प्रेमम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने अमिका के बालों को पीछे किया और उसके कंधे पर हल्के से किस करके उसने अमिका को अपने बेहद करीब खींच लिया। देखा है जब से तुमको मैंने ये जाना है, मेरे ख्वाहिश के शहर में बस तेरा ठिकाना है। ना चाहते हुए भी अमिका ने हल्का सा अपना सर टेढ़ा कर लिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वहीं थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद प्रेमम हल्का सा पीछे हटा और उसने अमिका के चेहरे की तरफ देखा। उसने बिना कुछ बोले अमिका को एक बार फिर से घुमाया। इस बार उसने अमिका का हाथ अपने सीने पर रख दिया था। अमिका प्रेमम के दिल की धड़कनों को साफ महसूस कर सकती थी। मैं भूल गया खुद को भी, बस याद रहा अब तू। आ तेरी हथेली पर इस दिल को मैं रख दूं। अमिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रेमम ने उसे हल्का सा लिफ्ट किया। उसने अमिका के एक घुटने के नीचे अपना हाथ रखकर उसका एक पैर थोड़ा सा और ऊपर उठाया और वो उसे लेकर वैसे ही घूमने लगा। अमिका ने कसकर प्रेमम की कॉलर को पकड़ा हुआ था और वो सर झुकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उन दोनों का आई कांटेक्ट टूटने को तैयार नहीं था। इधर स्टेज से नीचे खड़े लोगों की नजरें अमिका और प्रेमम पर टिकी थी।
उन दोनों को इस तरह देखकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ को उनसे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। राजवीर जी की नजरें अमीका पर टिकी थी। वो शायद आज पहली बार इतनी गौर से अमीका को देख रहे थे। अमीका के चेहरे पर उन्हें उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था जिससे उन्हें कभी बेनतहा नफरत थी, और उसी नफरत के चलते उन्होंने अविका जी को मौत के दलदल में धक्का दे दिया। दादा दादी जी अमीका से बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला उससे बात करने का। इनफैक्ट जब से अमीका पार्टी में आई थी तब से उसने एक नजर भी उन्हें नहीं देखा था, जिससे दादा दादी का चेहरा उतर गया। वीर चेयर पर बैठा बिना किसी एक्सप्रेशन के अमीका को देख रहा था। अमीका को प्रेमम के साथ खुश देखकर उसे भी सुकून मिल रहा था। उसने जो कभी रूपाली के लिए फील नहीं किया वो अभी उसे अमीका के लिए फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वीर रूपाली से क्लोज नहीं था, लेकिन फिर भी उसे कुछ मिसिंग सा लगता था। लेकिन अमीका को देखना भी उसे अच्छा लग रहा था। तभी आगे की लिरिक्स शुरू हुई। दिल बोल रहा है हसरत हर हद से गुजरने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। प्रखर ने धीरे से अमीका को नीचे उतार दिया। जमीन पर पैर रखते ही अमीका के पैर हल्के से लड़खड़ा गए, पर प्रेमम की पकड़ उसके कमर पर इतनी मजबूत थी कि वो गिर नहीं पाई। प्रेमम ने अपना सर हल्का सा और झुका लिया, जिस वजह से उनकी नाक आपस में टच हो रही थी और उनकी सांसें आपस में मिल रही थी। उनका आई कांटेक्ट अभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। प्रेमम ने झटके से अमीका को अपनी तरफ खींच लिया। अमीका का वो हाथ जो प्रेमम ने पकड़ा हुआ था, उस हाथ को प्रेमम ने अमीका की लोअर बैक से लगाया और अब उन दोनों के सीना आपस में टकरा रहे थे। प्रेमम ने उसके सर से अपना सर जोड़ा और बस वो उसकी आंखों में देखने लगा। तभी प्रेमम हल्का सा उसके चेहरे पर झुका। अमीका कुछ समझ पाती उससे पहले ही प्रेमम ने उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। उसकी इस हरकत पर अमीका की आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। उसने नजरें घुमा सबकी तरफ देखा जहां सब उन दोनों को ही देख रहे थे। ये देखकर अमीका ने जल्दी से प्रेमम के सीने पर अपने दोनों हाथ रख उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन तभी प्रेमम खुद उससे 2 कदम दूर हो गया। अमीका ने एक नजर उसकी तरफ देखा जो खुद उसे ही देख रहा था। अमीका के गाल प्रेमम की इस हरकत से काफी लाल हो चुके थे, जिससे प्रेमम के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। वहीं राजश्री जी बोली, हम तो सोचते थे हमारा पोता वैरागी रहेगा, हम कैसे उसकी शादी करेंगे, मगर अब लग रहा है हमारा प्रेमम जिसे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो हमारी पोता बहू के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है। जिस पर देवेंद्र जी हंसते हुए बोले, बिल्कुल हम तो यही चाहते हैं कि प्रेमम अमीका को बहुत चाहे, जिससे उस बच्ची के जख्म जल्दी से जल्दी भर जाते। राजश्री जी ने मुस्कुराते हुए अमीका और प्रेमम की बलाइयां ली। वो मुस्कुराते हुए बोली, अब तो हमें बस अपने परपोता या परपोती का इंतजार है। इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। इधर जब रूपाली ने प्रेमम को अमीका को इतना प्यार से देखता और किस करते हुए देखा तो रूपाली के हाथों की मुट्ठियां कस गई, जिससे उसने टीवी को भी तोड़ दी। वो चिल्लाते हुए बोली, अमीका तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे प्रेमम के पास नहीं जा सकती, वो मेरा है, मैं उसे पाकर रहूंगी। इतना बोलकर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। इधर पार्टी में अमीका और प्रेमम दोनों जाकर स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गए। प्रेमम ने अभी भी अमीका का एक हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे अमीका प्रेमम को घूर रही थी, मगर प्रेमम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से अमीका के हाथ को रब कर रहा था, जिससे अमीका के शरीर में सहरन सी दौड़ने लगी। अमीका खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब देख रहे हैं, जिससे प्रेमम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मगर मेरी एक शर्त है। चैप्टर 118। इधर पार्टी में अमीका और प्रेमम दोनों जाकर स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गए। प्रेमम ने अभी भी अमीका का एक हाथ पकड़ा हुआ था, जिससे अमीका प्रेमम को घूर रही थी, मगर प्रेमम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने अंगूठे से अमीका के हाथ को रब कर रहा था, जिससे अमीका के शरीर में सहरन सी दौड़ने लगी। अमीका खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब देख रहे हैं, जिससे प्रेमम के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्या नहीं करूं, आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो अपने अंगूठे से और भी ज्यादा सेंसुअली उसके हाथ को रब करने लगा। वो अपनी गहरी नजरों से अमीका को देख रहा था। एक तो उसका टच और ऊपर से गहरी नजरें अमीका की जान निकाल रही थी। अमीका अपने कांपते होंठों से बोली, प्रेमम प्लीज कुछ तो शर्म कीजिए, हम पब्लिक के बीच में बैठे हैं और सब हमें देख रहे हैं। ये सुनकर प्रेमम बोरियत से बोला, देख रहे हैं तो देखने दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। अमीका उसे घूरते हुए बोली, मैं आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, अपनी हरकत करना बंद कर दीजिए, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। प्रेमम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा। उसका सवाल सुनकर अमीका कुछ पल रुककर बोली, व्हाट यू मीन, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। ये सुनकर प्रेमम तिरछी स्माइल के साथ उसे ऊपर से नीचे तक अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम खुद को रात को मुझे सौंप दो, बस इतना ही। ये सुनते ही अमीका को हल्की सी खांसी आ गई। वो अपने दांत पिसते हुए बोली, पिछली 2 रातों से आपका मन नहीं भरा, जो आज रात भी आपको वो सब करना है। तुम मुझे झेल नहीं सकती, वरना रात तो क्या मैं तो तुम्हें दिन में भी बेड से ना उठने दूं। प्रेमम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका ये जवाब सुनकर अमीका को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब दे।
तभी अचानक से प्रेमम ने अपना हाथ अमिका की कमर पर रख दिया, जिससे अमिका की आंखें हैरानी के साथ बड़ी बड़ी हो गई। वो दांत पिसते हुए बोली, प्रेमम प्लीज अपनी ठरकी हरकतें करना बंद कीजिए। ये सुनकर प्रेमम तिरछी स्माइल के साथ उसे घूरते हुए बोला, ओके बट मेरी एक कंडीशन है रात के अलावा। ये सुनकर अमिका उसे घूरते हुए बोली, कौन सी कंडीशन? तभी प्रेमम बोला, तुम्हें मुझे एक किस करनी होगी अभी। ये सुनते ही अमिका हैरानी से प्रेमम को देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको कोई किस नहीं करूंगी, सब लोग देख रहे हैं। प्रेमम ने सबको एक नजर देखा और बोला, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने जो बोला वो करो वरना मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। वहीं उसकी बातें सुनकर अमिका को उस पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो बस अपने दांत पीस कर रह गई। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, ठीक है। इतना बोलकर उसने एक किस प्रेमम के गाल पर की और जल्दी से दूर हो गई, जिससे प्रेमम चिढ़ गया। वहीं दूर से जब ये सुनैना और रणवीर ने देखा तो उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। सुनैना जी बोली, आपका बेटा मेरी बहू को कितना परेशान कर रहा है, बिल्कुल आप पर गया है। इतना बोलकर रणवीर जी को घूरने लगी। तभी रणवीर जी सुनैना जी के कमर में हाथ रख उन्हें अपने पास लाते हुए बोले, तभी तो आप जल्दी से दादी बनेंगी। इतना बोलकर मुस्कुराने लगे। इधर अमिका को अभी थोमा फ्री देखकर राजवीर, देविका और दादाजी उसके पास गए। जैसे ही प्रेमम की नजर रायचंद फैमिली पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक डार्क हो गया। वो अपनी खतरनाक आंखों से उन सबको देखने लगा। राजवीर और दादा दादी अमिका से बात करना चाहते थे, मगर अमिका ने ऐसा रिएक्ट किया जैसे वो इनविजिबल हो, जिससे दादा दादी और राजवीर के दिल में एक टीस उठी। उन तीनों की आंखों में बिना रुके आंसू बहने लगे। वो वहाँ से थोड़ी दूर चले गए। देविका जी रोते हुए बोली, देखिए हमारी बच्ची अब हमसे भी नफरत करने लगी है। वो हमें भी अब अपना दादा दादी नहीं मानती। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने उस घटिया लड़की रूपाली के लिए अपनी जान से भी अजीज पोती पर हाथ उठाया। ये सुनकर दादाजी की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने एक गहरी सांस भरी और उदासी से बोले, गलती हमारी है, हमने ही अमिका को इतना भला बुरा कहा और वो भी उस घटिया लड़की की वजह। उन दोनों माँ बेटी ने हमारे पूरे घर के बर्बाद कर दिया। पीछे खड़े राजवीर के कानों में जैसे ही ये बात पड़ी तो उनका चेहरा गुस्से से भर गया। इस वक्त उन्हें खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनकी खुद की वजह से ही आज ये सब हो रहा था। उन्होंने अपने घर में कसक जैसी औरत को नहीं बल्कि एक जहरीली नागिन को पाला था, जो धीरे धीरे अपना जहर चारों तरफ फैला रही थी और दीमक की तरह रायचंद फैमिली को खाने में लगी हुई थी। कसक की वजह से आज राजवीर का पूरा परिवार बिखर चुका था। उस औरत के अंधे प्यार की पट्टी उनकी आंखों पर ऐसे बंध गई थी कि उन्हें उन दोनों माँ बेटी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। राजवीर की आंखों में गिल्ट भर आया। उन्होंने नजरें घुमा चारों तरफ देखा और तभी उनकी नजरें अमिका पर पड़ी, जो अभी शायद मेंशन के अंदर जा रही थी। अमिका को जाते देख राजवीर भी तेज कदमों से उसके पीछे चले गए। चैप्टर 119। कसक की वजह से आज राजवीर का पूरा परिवार बिखर चुका था। उस औरत के अंधे प्यार की पट्टी उनकी आंखों पर ऐसे बंध गई थी कि उन्हें उन दोनों माँ बेटी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। राजवीर की आंखों में गिल्ट भर आया। उन्होंने नजरें घुमा चारों तरफ देखा और तभी उनकी नजरें अमिका पर पड़ी, जो अभी शायद मेंशन के अंदर जा रही थी। अमिका को जाते देख राजवीर भी तेज कदमों से उसके पीछे चले गए। इधर अक्ष को अभी भी काफी बेचैनी होने लगी। वो पार्टी से बाहर चला गया। उसे राधिका को देखना था। वो जल्दी से सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाने लगा, मगर वहाँ पर बाहर से कुंडी लगाई गई थी, जिससे अक्ष का चेहरा काला पड़ गया। वो घबराहट से चक्कर काटने लगा। तभी उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। एक अजीब से डर ने उसे घेर लिया। वो राधिका के कमरे में गया, मगर वहाँ भी पूरा कमरा खाली था। उसने अलमारी खोली तो उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि वहाँ एक भी कपड़ा नहीं था। वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकला और मेंशन के अंदर चला गया। अक्ष मेंशन के अंदर आया और तेज कदमों से अपने रूम की तरफ जाने लगा। इस वक्त उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। वो अपने धड़कते दिल के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंदर से बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, जैसे उसका कोई खास उससे दूर चला गया हो। अक्ष सीधा अपने रूम के अंदर आया और बेड की तरफ देखा, जो इस वक्त खाली था। अक्ष ने नजरें घुमा चारों तरफ देखा, लेकिन रूम में कहीं कोई नहीं था। वो जैसा रूम को छोड़कर गया था, पूरा रूम वैसा ही था। अक्ष के रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं थी, इसलिए उसके रूम में जल्दी से कोई नहीं आता था। अक्ष तेजी से बालकनी में गया और राधिका को देखने लगा, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। अक्ष ने पूरे रूम में चेक कर लिया, लेकिन राधिका उसे कहीं नजर नहीं आ रहा थी। अक्ष ने अपनी पेंट की पॉकेट से फोन निकाल राधिका को कॉल करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने पेंट की पॉकेट में हाथ दिया तो वो खाली थी। पॉकेट में फोन नहीं था, जिससे अक्ष की एक भौं ऊपर उठ गई। वो जल्दी जल्दी अपने फोन को चेक करने लगा, लेकिन उसका फोन उसके पास नहीं था। अक्ष परेशानी से बोला, मेरा फोन कहाँ गया और ये राधिका भी कहाँ चली गई? आई थिंक वो काका के साथ होगी। नीचे जाकर चेक करता हूँ।
जरूर किसी काम से लगी होंगी। मैंने उस लड़की को रेस्ट करने को कहा था और वो है कि पता नहीं कहाँ है। ये सब कहते हुए वो रूम से बाहर निकल नीचे लिविंग हॉल में आ गया और फिर बाहर निकल गार्डन में चारों तरफ राधिका को ढूंढने लगा। इस वक्त उसे सिर्फ राधिका अपने सामने चाहिए थी, इसके अलावा और कोई भी नहीं। इधर अमीका अपने रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसके कानों में पीछे से राजवीर की आवाज पड़ी, अमीका बेटा। इस आवाज को सुनते ही अमीका के कदम अपनी जगह ठहर गए। उसकी एक भौं ऊपर उठ गई और उसने नजरें घुमा सर्द आंखों से अपने पीछे खड़े राजवीर को देखा, जो नम आंखों से उसे ही देख रहे थे। उनकी आंखों में पानी देखकर अमीका हैरान होकर उन्हें देखने लगी, क्योंकि आज तक उसने कभी भी राजवीर को रोते नहीं देखा, लेकिन आज उनकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि जैसे वो अभी बहुत रोए हो। राजवीर धीमे कदमों से अमीका के पास आए और अपना सर झुका गिल्ट भरी आवाज में बोले, बेटा हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ये सब कहते हुए वो अमीका से माफी मांगने के लिए भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो गलती की थी उसकी कोई माफी नहीं थी। वही उनके मुंह से खुद के लिए बार बार बेटा वर्ड सुनकर अमीका सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए मन ही मन बोली, क्या इन्हें अपनी सो कोल्ड बीवी और उस औरत की बेटी का सच पता चल गया है? आई एम श्योर पता चल गया है, तभी ये आदमी अपना सर झुकाए खड़ा है। ये सब सोचते हुए वो नफरत से राजवीर को देख रही थी। उसकी आंखों में राजवीर के लिए रति भर भी प्यार या रिस्पेक्ट नहीं थी। अमीका को कुछ नहीं बोलता देख राजवीर ने नजरें उठा उसे देखा और अपनी बेटी की आंखों में खुद के लिए इतनी नफरत देखकर उनके दिल में टीस सी उठी। उन्हें अपने सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर अमीका से माफी मांगते हुए बोले, हमें माफ कर दो बेटा, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी मॉम के साथ बहुत गलत किया। हमें हमारे गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। तुम जो चाहे वो सजा हमें दे सकती हो, लेकिन प्लीज हमें माफ कर दो। हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम जो बोलोगी वो सब हम करने को रेडी है। बस हमें तुम्हारी माफी चाहिए, जिससे हम सुकून की मौत मर सके, वरना हम कभी सुकून की सांस भी नहीं ले पाएंगे। हमने उस घटिया औरत के लिए तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, हीरे जैसी बेटी को कभी अपना नहीं माना, वीर को हमेशा उस औरत का बेटा समझा, जबकि वो तो अविका जी का बेटा है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उस औरत के प्यार में अंधे होकर अविका जी की जान अपने हाथों से ले ली। बेटा हमसे बहुत बड़े गुनाह हो गए हैं, प्लीज हमें उन गुनाहों की सजा दो। हम इतना बड़ा बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं जी सकते हैं बेटा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चैप्टर 120। हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ करना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम जो बोलोगी वो सब हम करने को रेडी है। बस हमें तुम्हारी माफी चाहिए, जिससे हम सुकून की मौत मर सके, वरना हम कभी सुकून की सांस भी नहीं ले पाएंगे। हमने उस घटिया औरत के लिए तुम्हारी माँ को छोड़ दिया, हीरे जैसी बेटी को कभी अपना नहीं माना, वीर को हमेशा उस औरत का बेटा समझा, जबकि वो तो अविका जी का बेटा है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने उस औरत के प्यार में अंधे होकर अविका जी की जान अपने हाथों से ले ली। बेटा हमसे बहुत बड़े गुनाह हो गए हैं, प्लीज हमें उन गुनाहों की सजा दो। हम इतना बड़ा बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं जी सकते हैं बेटा। ये सब कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए घुटनों के बल फर्श पर गिर गए। अमीका उन दोनों घुटनों पर गिरे हुए राजवीर जी को खामोशी से देख रही थी। उसकी आंखों में नहीं आंसू थे, नहीं कोई रहम, कुछ था तो बस एक ठंडी कठोर नफरत थी। अमीका को मन ही मन हैरानी भी हो रही थी जब राजवीर ने कहा कि वीर कसक का नहीं अविका जी का बेटा है, तो जैसे एक पल के लिए उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वीर उसका सगा भाई है, लेकिन अमीका ने राजवीर के सामने इस बात के लिए ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। कुछ पल की चुप्पी के बाद अमीका ने बेहद शांत लेकिन बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, अब माफी मांगने आए हो आप? आपको इतनी साल बाद अपनी गलती का रियलाइज हुआ है सीरियसली, और आपको लगता है कि आप माफी मांगेंगे, मेरे सामने आंसू बहाओगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आपके ये आंसू तड़प पछतावा तब कहा गया था जब मेरी माँ को तड़प तड़प कर मरते देखा, तब ये घुटने आपको याद नहीं आए थे। जब एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ की चिता को अकेले आग दे रही थी, तब ये बोझ महसूस नहीं हुआ था। ये सब कहते हुए अमीका की आंखों के सामने वो सारे पल घूमने लगे जो उसने बचपन में गुजारे था। हॉस्पिटल का वो आईसीयू रूम, जब सुबह के तकरीबन 4 बजे उसने घर में हलचल महसूस की और दादी ने उसे जगाकर कहा कि तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। ये सुनकर 6 साल की वो मासूम बच्ची बिना किसी की परवाह के भागते हुए हॉस्पिटल गई थी, जहाँ राजवीर के अलावा बाकी सब पहले से ही मौजूद थे।
अविका जी का पहले हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था, इसलिए अमिका को हॉस्पिटल का रास्ता अच्छे से पता था। जब अमिका हॉस्पिटल पहुंची, ठीक उसी वक्त आईसीयू का डोर ओपन हुआ और अविका जी को स्ट्रेचर पर लेटाकर बाहर लेकर आ रहे थे। उनकी आंखें बंद थी और उन पर सफेद कपड़ा ढका हुआ था। तभी अमिका के कानों में एक नर्स की आवाज पड़ी जो रायचंद फैमिली से बोल रही थी कि सॉरी, वो इन्हें नहीं बचा पाए। ये सुनकर अमिका के कदम एकदम से लड़खड़ा गए और उस बच्ची की आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। इस वक्त उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी माँ के आखिरी समय में उनके पास क्यों नहीं थी। क्यों उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज नहीं करवा पाई, उनका ध्यान नहीं रख पाई। अविका जी की कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी और उन्हें बचाना पॉसिबल नहीं था। जब अविका जी के अग्नि दी गई तब भी राजवीर वहां नहीं आए थे। वो उस वक्त भी कसक के साथ बिजी थे। अमिका को उस वक्त अपने बाप से हद से ज्यादा नफरत हो रही थी और अभी वो सारे पल याद कर उसकी नफरत और भी ज्यादा हो गई थी। इस वक्त उसे राजवीर पर तरस नहीं बल्कि वो उन्हें घिन भरी नजरों से देख रही थी। अमिका ने नफरत से राजवीर को देखते हुए कहा, मेरी माँ ने आपके लिए अपनी इज्जत, अपना परिवार, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर दी। और आप एक औरत की मीठी बातों में आकर उसी औरत का खून बहा लाए जिसने आपको आदमी बनाया। अब अमिका की आवाज तेज हो रही थी। गुस्से और नफरत से वो पूरा कांप रही थी और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी, जैसे अभी उनसे खून निकल आएगा। आपको सजा चाहिए ना? तो सुनो, मेरी माँ की 13वीं तक आप मंदिर तक नहीं गए और आज माफी मांगने मंदिर जैसे मेरे दिल के दरवाजे पर खटखटा रहे हो। बहुत देर कर दी आपने, बहुत। अविका, ये है वो औरत जिसे आपने मार डाला और ये हूँ मैं, उसकी वो बेटी जिसे आपने हर रोज मारा, अनदेखा किया, ठुकराया। लेकिन अब ये बेटी आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि माफी उसके दिल से मिलती है और मेरे दिल में अब सिर्फ राख बची है। अब वो झुककर उनके पास आई और बेहद धीरे लेकिन तीखी आवाज में बोली, अगर आपको सच में सुकून की मौत चाहिए तो रोज खुद को इस गुनाह के साथ जिंदा देखो। यही होगी आपकी सजा। हर सांस में अपराध बोध, हर नींद में मेरी माँ की सिसकियां। और हाँ, वीर को अपना बेटा कहने का हक आपको अब नहीं। उसके पिता के नाम पर अब सिर्फ नफरत जुड़ी है। अब आप अपने बचे हुए दिन उस औरत की याद में नहीं, अपनी गलतियों की कब्र पर बैठकर बिताना। और हाँ, मरने से पहले मेरी माँ की तस्वीर से एक बार माफी मांग लेना। शायद ऊपर वाला सुन ले। मैं आपके गुनाहों से बड़ी नहीं बनी, मैं अपनी माँ के खून से बनी हूँ और ये खून अब किसी को नहीं माफ करता। ये सब कहते हुए उसकी आंखें नफरत से लाल हो रखी थी। अमिका की ये सब बातें सुनकर राजवीर ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उनका सच में मर जाने का मन कर रहा था। चैप्टर 121। मैं आपके गुनाहों से बड़ी नहीं बनी, मैं अपनी माँ के खून से बनी हूँ और ये खून अब किसी को नहीं माफ करता। ये सब कहते हुए उसकी आंखें नफरत से लाल हो रखी थी। अमिका की ये सब बातें सुनकर राजवीर ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त उनका सच में मर जाने का मन कर रहा था। राजवीर ने नजरें उठा अमिका को देखा और उसके पैरों को पकड़ते हुए गिड़गिड़ाकर बोले, प्लीज बेटा, तुम जो बोलोगी वो सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं इतना बड़ा बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं जी सकता हूँ। तुमने मुझे कभी तो अपना बाप माना होगा, कभी तो एक बाप की हैसियत से देखा होगा, आज उसी हैसियत से प्लीज मुझे माफ कर दो। उनके इस तरह पैर पकड़ने से अमिका का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से राजवीर से अपने पैरों को छुड़वाया और एकदम से उनका कॉलर पकड़ नफरत से उन्हें देखते हुए कोल्ड टोन में बोली, और रियली आपको सच में माफी चाहिए। ठीक है, कर देती हूँ माफ, लेकिन पूरी दुनिया के सामने गुनाह कबूल कीजिए। मेरी माँ के साथ जो भी तुमने और तुम्हारी उस कोल्ड बीवी और बेटी ने किया है, उस हर एक चीज को दुनिया के सामने लेकर आइए ताकि आपका ये घिनौना चेहरा मेरे साथ बाकी सब भी देखे। मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर कि आप यहाँ नहीं, अपनी आगे की सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारों के अंदर बिताओगे। जिसे सुनकर चारों तरफ शांति छा गई। सब हैरानी से अमिका के चेहरे को देखने लगे, जिसमें इस वक्त बेहद दर्द, गुस्सा और कभी ना खत्म होने वाली नफरत नजर आ रही थी। राजवीर जी ने अपनी आंसू भरी आंखों से अमिका को देखा और बोले, ठीक है, मैं अपने हर गुनाह को कबूल करूंगा। तब क्या तुम मुझे माफ कर दोगी, मुझे अपना बाप मानने लगोगी? वहीं उनकी बातें सुनकर अमिका का चेहरा काला पड़ गया। वो नफरत से राजवीर को घूरने लगी और ठंडी आवाज में बोली, मिस्टर राजवीर रायचंद, मैंने आपको माफ कर सकती हूँ,
मगर अपने दिल से ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि मैं आप जैसे घटिया और खूनी इंसान को अपना बाप मानूंगी। मेरा बाप मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन उसके हाथों में मेरी माँ का खून लगा। वो बाप मेरे लिए उसी दिन मर गया था जब उसने किसी घटिया औरत और उसकी नाजायज औलाद को अपने घर पर अपने दिल में बिठाया था। तो मिस्टर रायचंद, आप अब यहाँ से जाइए और कभी भी मेरे या मेरे भाई के बाप बनने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम हमारी माँ के कातिल हो। हम दोनों तुमसे बहुत नफरत करते हैं। इतना बोलकर उसने अपना मुंह फेर लिया। अमीका की कड़वी बातें सुनकर राजवीर को अपने दिल में असहनीय दर्द हो रहा था। वो अपने थके हुए कदमों से वहां से निकल गए। अचानक से अमीका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। उसे इस हालत में देखकर प्रेमम ने उसे अपनी आगोश में ले लिया, जिससे अमीका जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना इतना दर्दनाक था कि सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। अक्ष भी अमीका को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अमीका को बहुत अच्छा मानता था। वो उसको काफी एकमायर करता था। इधर अमीका को ऐसे रोते देखकर प्रेमम का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने अमीका को कसकर अपने सीने से लगाया और वहां से निकल गया। ऐसे ही पूरी फैमिली वहां से अपने कमरे की तरफ चले गए। इधर अक्ष अपने कमरे में पहुंचकर पागल हो चुका था। उसके फोन में रामू काका और राधिका दोनों का ही नंबर नहीं था, जिसकी वजह से वो परेशान हो चुका था। उसे राधिका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि राधिका को काफी पेन था। तो वो ऐसे अचानक कैसे चली गई, ये सोच सोच कर अक्ष का दिमाग फटा जा रहा था। मगर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके फोन से एक बार न दोनों का राधिका और रामू काका का नंबर एक साथ डिलीट कैसे हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था। मगर उसने सोच लिया था वो कल सबसे पूछेगा कि राधिका और रामू काका कहाँ गए हैं। इधर प्रेमम के रूम में अमीका अभी तक शांत हो चुकी थी। प्रेमम ने अभी तक अमीका को अपने गोद में ही बिठाया हुआ था। अमीका ने भी उसे काफी कसकर गले से लगाया हुआ था। वो धीरे धीरे अमीका के बालों को सहला रहा था, जिससे अमीका अब धीरे धीरे शांत हो गई थी। तभी अमीका को होश आया कि वो प्रेमम के गोद में बैठी हुई है, जिससे उसके गाल लाल हो गए। वो प्रेमम से दूर होने लगी, जिससे प्रेमम की पकड़ उसकी कमर में कस गई। वो अपनी एक भौं को उठाते हुए अमीका को देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉल, तुम मुझसे दूर क्यों जा रही है। अमीका बोली, मुझे छोड़िए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जिस पर प्रेमम शरारत से बोला, कहो हो तो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूं। जिसे सुनकर अमीका की आंखें बनी हो गई। वो हकलाते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इतने बेशर्म कैसे हो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर जल्दी से उसके गोद से उठ खड़ी हुई और वहां से वॉशरूम की तरफ भाग गई। वहीं उसको ऐसे भागता देख प्रेमम हंसने लगा। वहीं उसके इस तरह से हंसना सुनकर अमीका अपने दांत पीसते हुए बोली, बहुत हंसी आ रही है ना आपको, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर अपने गहने उतारने लगी। वहीं प्रेमम भी अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसने कपड़े चेंज किए और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने किसी को फोन किया। फोन उठाते ही उसने कुछ बोला और फोन रखकर डेविल स्माइल करने लगा। चैप्टर 122। वहीं प्रेमम भी अपने कपड़े चेंज करने लगा। उसने कपड़े चेंज किए और लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसे कुछ याद आया तो उसने किसी को फोन किया। फोन उठाते ही उसने कुछ बोला और फोन रखकर डेविल स्माइल करने लगा। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला तो प्रेमम ने अपनी नजरें उठाकर देखी, मगर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़े शख्स यानी अमीका पर गई, उसकी सांसें अटक गई। उसे अचानक से गर्मी लगने लगी, जिससे वो अपने गले को तर करते हुए अमीका को देखने लगा। वहीं अमीका ने जब प्रेमम को खुद को यूं देखता पाया तो उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। मगर उसने प्रेमम के देखने से पहले ही अपनी स्माइल को छुपा लिया। वो वहां से ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी थी। उसने इस वक्त अपने शरीर में बस टॉवल लपेटा हुआ था। वो टॉवल व्हाइट कलर का था, जो उसकी दूध जैसी त्वचा में बेहद खूबसूरत लग रहा था। 21 लाइक्स, 1 कमेंट्स, शेयर। अमीका नाइट क्रीम और बॉडी लोशन लगाने लगी। वो काफी सेडिक्टिवली ये सब कर रही थी, जिससे प्रेमम का कंट्रोल उससे छूट रहा था। वो बेख्याली में ही अमीका की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर अमीका की आंखों में एक खुरापात सूझने लगी। जैसे ही प्रेमम अमीका के पास आकर उसे छूने को हुआ, अमीका वहां से हट गई और वहां से क्लोजेट की तरफ जाने लगी। प्रेमम होश में आया और वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, डॉल, तुम मुझे बहका रही हो। इसमें तुम्हारी ही गलती होगी। अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से वो सब किया तो। अभी वो अपने ख्यालों में ही गुम था कि अमीका एक नाइट ड्रेस पहनकर बाहर आ गई। वो नाइट ड्रेस बहुत सिंपल थी, जिसमें नीचे से शॉर्ट और ऊपर से बटन वाली टी शर्ट थी। हालांकि उसके पास नाइटी भी थी, मगर उसे नाइटी पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जाकर बेड पर लेट गई, जिसे देखकर प्रेमम का मुंह बन गया।
इधर दूसरी तरफ रायचंद मेंशन में सभी की गाड़ियां मेंशन में आकर रुकी। सभी लोग कार से उतरे और वहां से अंदर की तरफ चले गए। जैसे ही वो लोग हॉल में पहुंचे तो राजवीर की आंखों में नफरत उतर आई। इस वक्त हॉल में तेज, मालिनी और रूपाली कसक बैठे हुए थे। तभी रूपाली जल्दी से आगे आई। वो राजवीर के गले लगते हुए बोली, डैड आप इतना लेट क्यों आए? मैंने आपको बहुत मिस किया। आप अमिका दीदी के रिसेप्शन में गए थे ना? तो क्या वो माफी मांगने के लिए तैयार हो गई? जिसे सुनकर राजवीर जी का चेहरा काला पड़ गया। जिस दिन रूपाली को हॉस्पिटल से घर लाया जा रहा था, राजवीर ने रूपाली से वादा किया था वो अमिका को रूपाली से माफी मंगवाएंगे, जिनसे रूपाली काफी खुश हो गई। उसे लग रहा था भले ही अमिका की शादी प्रेमम से हो गई, मगर दादा दादी के बोलने पर वो माफी जरूर मांगेंगी। तभी देविका जी गुस्से में बिफरते हुए बोली, आखिर हमारी पोती तुम जैसी बेशर्म और घटिया लड़की से क्यों माफी मांगेंगी? जिसे सुनकर रूपाली हैरानी से देविका जी को देखने लगी। वो झूठे आंसू बहाते हुए बोली, दादी आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? अमिका ने मेरी जान लेने की कोशिश की, क्या वो मुझसे माफी तक नहीं मांग सकती? जिससे सब रूपाली को देखने लगे, जो इस वक्त किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, जिसे दुनियादारी की समझ ना हो। तभी कसक बोली, राजवीर क्या आप भी हमारी प्रिंसेस के लिए कुछ नहीं करेंगे? देखिए हमारी बच्ची कितना रो रही है। इतना बोलकर राजवीर को उम्मीद से देखने लगी। तभी राजवीर ने कुछ बोला, जिसे सुनकर कसक और रूपाली, तेज, मालिनी हैरानी से राजवीर को देखने लगे। कसक बोली, ये आप क्या कह रही हैं? रूपाली आपकी बेटी है ना? जिस पर राजवीर चिल्लाते हुए बोले, नहीं ये घटिया लड़की मेरी बेटी नहीं है। मेरी सिर्फ एक बेटी और एक बेटा है, वीर और अमिका। तभी रूपाली रोते हुए बोली, डैड आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं तो आपकी प्रिंसेस हूँ ना। आप मुझे छोड़कर उस घटिया लड़की को कैसे अपनी बेटी बोल सकते हैं? जिस पर राजवीर जी ने रूपाली को अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, हाँ क्योंकि वीर और अमिका मेरे बायोलॉजिकल बच्चे हैं, जो मेरे और अविका के बच्चे हैं। जिसे सुनकर कसक और रूपाली का शरीर डर से पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, राजवीर वीर मेरा बेटा है ना कि उस घटिया और बदजात औरत का। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी राजवीर ने एक थप्पड़ कसक के चेहरे पर जन दिया, जिससे कसक जमीन पर गिर गई और उसके होठों के कोनों से खून बहने लगा। राजवीर चिल्लाते हुए बोले, खबरदार जो तुमने मेरी अविका को घटिया बोला तो वो तो पाक और देवी समान है। अगर घटिया और बदजात कोई है तो वो तुम हो ना कि अविका। वहीं राजवीर को अविका का सपोर्ट करता देख कसक के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम उस घटिया औरत के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? और तुम मेरे बेटे को उस औरत का बेटा क्यों बोल रहे हो? तभी वीर बाहर से अंदर आते हुए बोला, क्योंकि मिसेस कसक रायचंद तुम जैसी घटिया औरत मेरी माँ नहीं है। मेरी सगी माँ अविका रायचंद है और मेरी इकलौती और असली बहन अमिका रायचंद। जिसे सुनकर सभी लोग हैरानी से वीर को देखने लगे। वहीं कसक का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोली, बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। तुम उस औरत को अपनी माँ कैसे कह सकते हो? राजवीर अपनी घिन भरी नजरों से कसक को देखते हुए बोला, तुम घटिया औरत, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, तुम्हारी हर उल जलूल डिमांड पूरी की, बदले में तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि वीर तुम्हारा बेटा नहीं है और ये रूपाली तुम्हारी नाजायज बेटी है ना? तुम्हें लगा था तुम अपनी इस नाजायज बेटी को यहाँ की प्रिंसेस बनाओगी। चैप्टर 123। राजवीर अपनी घिन भरी नजरों से कसक को देखते हुए बोला, तुम घटिया औरत, तुम्हें मैंने सब कुछ दिया, तुम्हारी हर उल जलूल डिमांड पूरी की, बदले में तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि वीर तुम्हारा बेटा नहीं है और ये रूपाली तुम्हारी नाजायज बेटी है ना? तुम्हें लगा था तुम अपनी इस नाजायज बेटी को यहाँ की प्रिंसेस बनाओगी, अपनी नाजायज और गंदे खून को यहाँ की प्रॉपर्टी दिलवाओगी। मगर अफसोस, अब तुम्हारा वो सपना महज एक सपना ही रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अमिका और वीर के नाम कर दी है। अब तुम्हें या तुम्हारी इस गंदे खून को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। इतना बोलकर नफरत से कसक को देखने लगे। कसक के कानों में अभी भी राजवीर की बातें गूंज रही थी कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अमिका और वीर के नाम कर दी है। जिसे सुनकर अचानक ही उनकी आंखें गुस्से से आग उगलने लगी। वो अपनी लाल आंखों से आग उगलते हुए खंगी हुई और जल्दी से उसने चाकू उठाते हुए राजवीर के पास आई और उन्हें सीने में उस चाकू को घोंप दिया, जिससे राजवीर जी के सीने से बहुत तेजी से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर गए, जिसे देखकर सभी लोग सदमे में चले गए। देविका जी की चीख निकल गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वीर ने जल्दी से पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया और जल्दी से राजवीर को होश में लाने की कोशिश करने लगा, जो अब बेहोश होने की कगार में पहुंच चुके थे। तभी कसक नफरत से बोली, तुमने मेरी सारी प्लानिंग फेल कर दी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरी बेटी की प्रॉपर्टी उस मनहूस और घटिया लड़की के नाम करने की? तुम्हारी जान ले लूंगी मैं।
मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए, सुना तुमने, जल्दी से अपने वकील को कॉल करो और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। इतना बोलकर गुस्से से राजवीर को देखने लगी। तभी वहां एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आ गई। एम्बुलेंस से वार्ड बॉय आए और राजवीर जी को जल्दी से स्ट्रेचर पर लेटा कर ले गए। राजवीर के साथ तेज भी चले गए। तभी पुलिस वाले भी आ पहुंचे, जिसे देखकर कसक का सारा गुस्सा एक पल में छू हो गया। वो डर से कांपने लगी। तभी पुलिस आई और वो बोली, हमें किसने फोन किया था? वीर बोला, सर मैंने ही आपको कॉल किया था। इस औरत ने कसक की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेरे पापा की जान लेने की कोशिश की और तो और सालों पहले इसने मेरी मॉम की जान ले ली। जिससे कसक डरते हुए बोली, नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तभी अचानक वीर ने एक वीडियो सामने लगी टीवी पर लगा दी, जिसमें अभी अभी कसक का राजवीर मारने की वीडियो थी, जिसे देखकर सभी लोग नफरत और गुस्से से कसक को देखने लगे। तभी उसमें एक और वीडियो चलने लगा। ये वीडियो सालों पहले का था, जिसमें राजवीर और कसक थे। कसक अविका जी के ग्लूकोज में एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर रही थी, जिससे अविका जी तंपने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई, जिसे देखकर देविका जी और रणविजय जी के पैर लंघा गए। देविका जी रोते हुए बोली, इन लोगों ने हमारी बच्ची को मार दिया। इतना बोलकर जोर जोर से रोने लगी। कसक अभी भी खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी, मगर लेडी कांस्टेबल की पकड़ उसके हाथ में ढीली नहीं बनी। तभी देविका जी जल्दी से कसक के पास आई और एक थप्पड़ उसे मार दिया, जिससे कसक के चेहरे पर तेज दर्द उठा। वो गुस्से से देविका जी को देखने लगी, मगर जैसे ही उसकी नजर देविका जी की आंखों में पड़ी तो डर से कांप गई। देविका जी नफरत से बोली, घटिया औरत, तूने मेरी बहू को मार दिया, उसके बाद भी तेरा मन नहीं भरा तो तूने अपनी इस नाजायज बेटी को मेरी बच्ची की जगह देने की सोची। तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बोलकर उसने नफरत से कसक को देखा और इंस्पेक्टर को देखते हुए बोली, इसे यहाँ से लेकर जाइए इंस्पेक्टर, और इस घटिया औरत पर बिल्कुल भी रहम मत दिखाइएगा, इसको इसकी सजा देना। इतना बोलकर वो पीछे हट गई। उनके पैर लंघना रहे थे। उनके दिल में कसक और राजवीर के लिए नफरत भर चुकी थी। रूपाली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका सच सबके सामने आ चुका था। अब वो बिल्कुल भी रायचंद फैमिली की प्रिंसेस नहीं बन पाएगी। उसकी आंखों में रायचंद फैमिली के लिए नफरत देखी जा सकती थी। तभी देविका जी की नजर रूपाली पर पड़ी तो उनका गुस्सा फिर से भड़क गया। उन्होंने रूपाली का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगी। रूपाली को अपने हाथों में दर्द हो रहा था, मगर देविका जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रूपाली को दरवाजे तक लेकर गई। उन्होंने रूपाली को दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और नफरत घिन से बोली, तुम जिसका भी नाजायज गंदा खून हो उसके पास जाओ, तुम्हारा इस घर में रहने का कोई भी हक नहीं है। इतना बोलकर उन्होंने एक गार्ड को बुलाया और उसे सख्त लहजे में बोली, ये लंकी इस मेंशन के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। इतना बोलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वहीं रूपाली का चेहरा काला पड़ गया। वो रायचंद मेंशन से नहीं जाना चाहती थी, मगर अफसोस वो चाहकर भी रायचंद मेंशन में नहीं रह सकती थी। उसने एक नजर नफरत से रायचंद मेंशन को घूरा और वहां से बाहर चली गई। उसके पास फोन तक नहीं था, जिससे वो पैसे भी नहीं ले सकती थी। वो वहां से पैदल ही चलने लगी। चैप्टर 124। वहीं रूपाली का चेहरा काला पड़ गया। वो रायचंद मेंशन से नहीं जाना चाहती थी, मगर अफसोस वो चाहकर भी रायचंद मेंशन में नहीं रह सकती थी। उसने एक नजर नफरत से रायचंद मेंशन को घूरा और वहां से बाहर चली गई। उसके पास फोन तक नहीं था, जिससे वो पैसे भी नहीं ले सकती थी। वो वहां से पैदल ही चलने लगी, क्योंकि अभी उसके पास पैसा नहीं था और रायचंद मेंशन काफी पोर्स इलाके में था, जिस वजह से वहां गाड़ी नहीं मिलती थी। वो चलते चलते काफी थक चुकी थी, मगर फिर भी उसे मेन रोड नहीं मिली। करीब आधे घंटे बाद वो मने रोड में पहुंची, जिससे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया। मगर उसका यह सुकून बस कुछ देर के लिए ही था, क्योंकि वहां पर एक वैन खड़ी थी, जिसके अंदर बहुत बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। जैसे ही उनकी नजर रूपाली पर पड़ी तो वो अपनी गाड़ी को रूपाली के पास लाते और मौका पाते ही उन्होंने रूपाली को उस वैन के अंदर खींच लिया। रूपाली के चीखने से पहले ही वो वैन वहां से फुल स्पीड में निकल गई। सायरन की आवाज चीखती हुई अस्पताल की ओर बढ़ रही थी। एम्बुलेंस के भीतर राजवीर खून से लथपथ चुपचाप लेटे हुए थे। उनकी सांसें अनियमित थी और उनके सीने में एक चाकू गहराई तक धंसा हुआ था, बिल्कुल दिल के पास लगा हुआ था। चाकू को मत छूना, एम्बुलेंस से उतरते ही डॉक्टर ने चीख कर कहा। राजवीर जी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ वार्ड बॉय जल्दी से लेकर जाने लगे, मगर जैसे ही सबने देखा चाकू सीने के पास लगा है, जिसे देखकर कोई भी राजवीर को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। राजवीर जी का जख्म काफी गहरा था, जिससे उनका खून काफी लॉस हो चुका था। वो चाकू उनके दिल के काफी करीब था, जिससे उनकी हालत बहुत खराब थी। कोई भी डॉक्टर ये ऑपरेशन नहीं कर सकता था। इधर हॉस्पिटल के बाहर इस वक्त पूरी फैमिली आ चुकी थी। देविका जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो राजवीर से नफरत करने लगी थी, मगर वो उनका अपना बेटा था, जिसको उन्होंने अपने पेट में 9 महीने रखा। उसके बाद कितने दर्द सहकर उन्हें इस दुनिया में लाई, इसलिए उनके दिल को अपने बच्चे को ऐसे देखकर दर्द हो रहा था। इधर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर जानता था, अगर किसी ने घबराकर चाकू निकाल दिया तो खून का ऐसा फव्वारा फूटेगा कि जान बचना नामुमकिन होगा। वो चाकू इस वक्त उसकी जान बचा रहा है। डॉक्टर ने नर्स को समझाया, वो खून के बहाव को रोके हुए है। डॉक्टर जांच करते हुए बोले, कुछ भी गलती मत करना, हर सेकंड कीमती है। राजवीर को तेजी से इमरजेंसी में ले जाया गया।
ईसीजी, एक्सरे और एको के डॉक्टरों को पता चला चाकू दिल के ठीक बगल से गुजरा है, फेफड़े की एक नस कट चुकी है और अंदर खून जमा हो रहा है। अगर 1 इंच भी और अंदर जाता, डॉक्टर की आवाज कांप गई, तो उसका दिल फट सकता था। मगर हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। अब इन्हें सिर्फ एक शख्स बचा सकता है, वो है डॉक्टर अवी। जिसे सुनकर सब लोग खामोश हो गए। तभी उस ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और एक लड़की अपने चेहरे पर सर्जिकल मास्क और गाउन पहनकर जल्दी से अंदर एंटर की, जिसे देखकर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। उस लड़की ने, जो कोई और नहीं अमिका थी, उसने बिना भाव के राजवीर को देखा और उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। अमिका ने अपने हाथों को देखा जो आज पहली बार थोमा कांप रहे थे, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला, अपने हाथों से चाकू बाहर निकाला और उसी वक्त अंदर खून का तेज बहाव शुरू हो गया। तभी अमिका अपनी शांत आवाज में बोली, क्लैंप दो, ब्लड चढ़ाओ, हार्ट रेट गिर रही है। ये मौत के दरवाजे से लंघने जैसा था। 20 मिनट तक नाजुक ऑपरेशन के बाद जब मॉनिटर पर दिल की धड़कन दोबारा उभरी, अमिका ने गहरी सांस ली। वो बच गया। पूरी टीम जैसे सांस रोककर उसी पर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजवीर की धड़कनें नॉर्मली चलने लगी, अमिका ने एक नजर राजवीर को देखा और वहां से बाहर चली गई। जैसे ही रायचंद फैमिली ने अमिका को बाहर आता देखा तो सब उसके पास चली गई। देविका जी बोली, डॉक्टर अब राजवीर कैसा है? जिस पर अमिका ने उन्हें देखा और शांत आवाज में बोली, अब वो खतरे से बाहर है। इतना बोलकर वो वहां से निकल गई। मगर सभी उसकी आवाज सुनकर पहचान गए थे कि वो अमिका थी। उन्हें आज राजवीर की बेवकूफी पर और भी गुस्सा आ रहा था। राजवीर जैसे बेवकूफ ने अमिका जैसी हीरे जैसी बेटी को छोड़कर रूपाली, जो कि किसी और की नाजायज बेटी थी, उसी प्रिंसेस की तरह रखा, जबकि उन सब चीजों में सिर्फ और सिर्फ अमिका का हक था। अमिका ने गाउन और मास्क उतारा और बिना किसी की नजरों में आए वहां से निकल गई। वो वहां से पार्किंग में आई तो उसके लिए वहां गानी खनी हुई थी। गानी में प्रेमम उसका इंतजार कर रहा था। अमिका गानी के अंदर बैठी तो प्रेमम उसका हाथ सहलाने लगा। वो अमिका के चेहरे को देखने लगा जिसमें कोई भी इमोशन नहीं थे। तभी प्रेमम बोला, डॉल क्या हुआ? क्या मिस्टर रायचंद ठीक है अब? जिस पर अमिका ने बिना भाव के अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर सीट से सिर टिका लिया। ड्राइवर ने गानी को आगे बढ़ा दिया। वो गानी वहां से रफ्तार से निकल गई। अमिका के सामने राजवीर का खून से लथपथ शरीर नजर आ रहा था, जो उसके दिल में दर्द पैदा कर रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी उसे फर्क ना पड़े, मगर उसे फर्क पड़ रहा था। आज पहली बार ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झटके से आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी। चैप्टर 125। ड्राइवर ने गानी को आगे बढ़ा दिया। वो गानी वहां से रफ्तार से निकल गई। अमिका के सामने राजवीर का खून से लथपथ शरीर नजर आ रहा था, जो उसके दिल में दर्द पैदा कर रहा था। वो बहुत कोशिश कर रही थी उसे फर्क ना पड़े, मगर उसे फर्क पड़ रहा था। आज पहली बार ऑपरेशन करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झटके से आंखें खोली तो इस वक्त उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर एक बार को प्रेमम भी हैरान रह गया। मगर उसने जल्दी से अमिका को अपने सीने से लगाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। प्रेमम ने अमिका के बालों को चूमा और अमिका को देखते हुए बोला, डॉल क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? जिस पर अमिका ने प्रेमम को एक नजर देखा और उसके सीने में अपना सिर रखकर बोली, बोलिए मिस्टर रायजादा, क्या पूछना चाहते हैं आप? प्रेमम ने एक लंबी सांस ली और फिर बोला, डॉल जब तुम मिस्टर राजवीर रायचंद से इतनी नफरत करती हो तो तुमने उनकी जान क्यों बचाई, क्यों नहीं मरने दिया? जिस पर अमिका ने एक लंबी सांस ली और बिना भाव के बोली, क्योंकि मैं मिस्टर रायचंद का एहसान उतारना चाहती थी जो उन्होंने मुझ पर किया है। जिसे सुनकर प्रेमम हैरानी से अमिका को देखने लगा। वो कंफ्यूजन नजरों से अमिका को देखते हुए बोला, मतलब मैं कुछ समझा नहीं, उस आदमी ने तुम पर कौन सा एहसान किया है? उसने तो बचपन से ही सिर्फ तुम्हें दर्द दिया है। जिस पर अमिका ने एक नजर प्रेमम को देखा और उसके बाद बोली, हाँ मिस्टर रायजादा, मिस्टर रायचंद ने मुझे बचपन से सिर्फ दर्द दिया है, मगर हाँ उन्होंने मुझ पर एक एहसान भी किया है। जिसे सुनकर प्रेमम बोला, क्या? तभी अमिका बोली, उनकी और मॉम की वजह से ही मैं इस दुनिया में हूँ। मैं मानू ना मानू, मगर बदकिस्मती से वो इंसान मेरा बाप है जिसने मुझे पैदा कर कर मुझ पर एहसान किया है, और आज मैंने उस एहसान को मिस्टर रायचंद की जान बचाकर चुका दिया है। प्रेमम को अपनी डॉल पर गर्व महसूस हो रहा था कि अमिका ने एहसान मानकर ही सही मगर राजवीर की जान बचाई थी। इधर हॉस्पिटल में देविका जी बोली, राजवीर को होश आने के बाद जब उसे पता चलेगा जिस बेटी को उसने हमेशा एक बोझ मनहूस समझा, जिससे उसने हमेशा नफरत की, आज उसी लड़की ने राजवीर की जान बचाई। जबकि वो अगर राजवीर की जान बचाने से मना भी कर देती तो शायद ही कोई अमिका को दोषी ठहराता, क्योंकि जिस इंसान ने अमिका से उसका बचपन, उसकी माँ, उसका हक छीना, वो लड़की क्यों ऐसे इंसान की जान बचाए? मगर आज मेरी बच्ची ने अपनी रंजिशों को दरकिनार कर एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाया है। मुझे गर्व है अपनी बच्ची पर। वीर भी एक कोने में बैठा हुआ था। हालांकि उसने ही एम्बुलेंस को कॉल की और पुलिस को भी, मगर अब वीर के दिल में राजवीर के लिए कोई प्यार नहीं था। उसके दिल में राजवीर, कसक और रूपाली के लिए नफरत थी। जिन लोगों ने उससे उसकी माँ को छीना और फिर उसकी बहन को भी परेशान किया और उसे भी धोखे में रखा। इधर सोशल मीडिया में इस वक्त 3 वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहे थे।
ये तीनों वीडियो किसी ने एक फेक आईडी से इंटरनेट पर वायरल किया था। इसमें से फर्स्ट वीडियो में अविका जी के खून का वीडियो था, जिसमें कसक ने अविका जी के ग्लूकोज में जहर मिलाया था, जिससे अविका जी की तड़प तड़प कर मौत हो गई थी। हालांकि राजवीर का इस मर्डर में हाथ नहीं था, मगर वो भी साथ ही थे जब कसक ने जहर मिलाया था, मगर उन्होंने कसक को रोकने या अविका को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों में नफरत लिए अविका को जी को तड़पते हुए देख रहे थे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पूरे इंटरनेट पर तहलका मच गया, जिससे रायचंद इंडस्ट्री के शेयर गिरने लगे, मगर वक्त रहते अमिका ने उन सारे शेयर को खरीद लिया। तभी दूसरे अकाउंट से रूपाली की इंटीमेट वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें रूपाली कितने ही डायरेक्टर के साथ सोते हुए नजर आ रही थी। यहाँ तक कि उसमें वो क्लिप भी था जिसमें रूपाली ने प्रेमम को ड्रग दिया था, मगर प्रेमम का फेस हाइड कर दिया था। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सब रूपाली को बहुत गलत शब्द, यहाँ तक कि बहुत ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। रूपाली के जितने भी दोस्त थे उन लोगों ने अपनी पोस्ट में बताया कि उनका अब रूपाली के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। साथ ही जो लोग सगाई वाले दिन मौजूद थे, उनमें से कुछ लोगों ने ये खुलासा भी किया कि कसक और रूपाली ने रायजादा फैमिली से झूठ बोलकर अमिका की जगह रूपाली की सगाई करने की कोशिश की। यहाँ तक कि रूपाली इतनी घटिया थी कि उसने अमिका की मॉम को खुद की मॉम बना दिया, ताकि रायजादा फैमिली उसे अविका रायचंद की बेटी समझकर प्रेमम रायजादा की शादी उससे करवा दे। जैसे ही ये वीडियो पोस्ट वायरल हुआ, सब लोग कसक, राजवीर और रूपाली को गाली देने लगे। सभी को अमिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बहुत लोगों ने अमिका के ट्विटर में उसके लिए दुख जताया। जैसे ही ये वीडियो अमिका ने देखी, वो हैरान और खुश थी। वो भी ऐसा ही करने वाली थी, मगर उससे पहले ही किसी ने अमिका का काम कर दिया था। वहीं जब ये न्यूज प्रेमम ने देखी, उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। चैप्टर 126। अमिका ने जब प्रेमम को ऐसे मुस्कुराते हुए देखा, वो प्रेमम को देखने लगी। उसे समझ आ चुका था, हो ना हो ये वीडियो पक्का प्रेमम ने ही किया होगा, मगर उसे खुशी थी क्योंकि प्रेमम ने अगर ये काम किया है तो 1-2 हफ्ते तक ये न्यूज ऐसे ही वायरल होते रहेगी। तभी प्रेमम ने देखा उनकी कार रायजादा मेंशन में आकर रुक गई है। प्रेमम गाड़ी से उतर गया। उसने अमिका के लिए भी कार का गेट खोला और अपना एक हाथ अमिका के आगे बढ़ा दिया। अमिका के हाथ अभी भी कांप रहे थे, मगर उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और प्रेमम के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। दोनों मेंशन के अंदर गए। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। अमिका और प्रेमम को देखकर सब उन दोनों को ही देखने लगे। 19 लाइक्स, 1 कमेंट्स, शेयर। प्रेमम ने अमिका को अपने हाथों से पानी पिलाया, जिससे अमिका थोड़ी सी शांत हुई। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही वहां पर अक्ष आ गया। अक्ष हॉल में आकर सबको देखते हुए बोला, क्या कोई जानता है रामू काका और राधिका कहाँ है? प्रेमम ने जब अक्ष को राधिका के बारे में पूछते हुए सुना तो उसकी भौहें सिकुड़ गई। वह थोड़ा कड़क आवाज में बोला, तुम्हें राधिका से क्या मतलब है? जिस पर अक्ष ने एक नजर प्रेमम को देखा और शांत आवाज में बोला, क्योंकि मैं राधिका से प्यार करता हूँ। जैसे उसने यह बात बोली, सब हैरानी से अक्ष को देखने लगे। वही सुनैना जी भी काफी हैरान थी कि अक्ष सच में राधिका को लेकर काफी सीरियस है। प्रेमम गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, अब तुम्हारा यह क्या नया ड्रामा है अक्ष? अगर तुमने राधिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो राधिका मेरी बहन है और मैं अपनी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। हालांकि उसके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मगर मैं उसे दिल से अपनी बहन मानता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से या किसी और की वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए या उसे चोट पहुंची, तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। यह प्रेमम रायजादा का वादा है। इतना बोलकर अक्ष को घूरने लगा। अक्ष ने प्रेमम की आंखों में देखा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, भाई मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। मैं सच में राधिका से प्यार करता हूँ और राधिका भी मुझसे प्यार करती है। उसे आने दो, आप खुद ही उससे पूछ लेना कि क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है या मैंने उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि राधिका ही मेरी पत्नी बने, इसलिए मैं उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। जब प्रेमम ने अक्ष की आंखों में देखा तो उसे अक्ष की आंखों में सच में राधिका के लिए बेइंतहा प्यार दिखा। प्यार के साथ उसे राधिका के लिए एक इज्जत और एक परवाह नजर आई, जिसे देखकर उसके दिल में सुकून उतर आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम और वह सच में एक दूसरे से प्यार करते हो तो मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है। तभी अक्ष बोला, वह सब तो ठीक है भाई, मगर राधिका है कहाँ? मैं कल से उसे ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। राधिका के साथ साथ रामू काका भी कल से मुझे नजर नहीं आए। क्या उन्हें किसी काम के लिए कहीं भेजा गया है? जिसे सुनकर सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी अक्ष की नजर सुनैना जी पर गई तो उसे कुछ याद आया और वह सुनैना जी के पास जाते हुए बोला, मॉम मैंने कल आपको रामू काका के साथ गार्डन में देखा था, आप शायद उन्हें पैसे दे रही थी, क्या आपने उन्हें कहीं भेजा है? जिसे सुनकर सुनैना जी के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राधिका और अक्ष का कोई भी रिश्ता हो। तभी वह खुद को संभालते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं पता, हाँ वह उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे तो मैंने उन्हें दे दिया। जिसे सुनकर सभी लोगों ने उन पर यकीन कर लिया, मगर सुनैना जी को अजीब तरह की बेचैनी होने लगी।
इधर अक्ष प्रेमम से बोला, भाई प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं राधिका कुछ हो तो नहीं गया, वह कल से मुझे नजर नहीं आई, प्लीज आप कुछ कीजिए, उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाइए। क्या करने, अक्ष को शांत करवाते हुए बोला, शांत हो जाओ, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, यही कहीं होगी, अभी आ जाएगी, रुको मैं उसे अभी कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वह जैसे कॉल करने को कि सुनैना जी ने उसे रोक दिया, जिससे सभी लोग सुनैना जी को देखने लगे। सुनैना जी ने अपने दिल को मजबूत किया और वह बोली, मैं नहीं, राधिका और रामू काकू को यहाँ से भेजा है, जिसे सुनकर सभी लोग हैरानी से सुनैना जी को देखने लगे। अक्ष भी अविश्वास से सुनैना जी को देखते हुए बोला, मगर क्यों मॉम, आपने राधिका और रामू काका को यहाँ से क्यों भेजा? जिसे सुनकर सुनैना जी बोली, क्योंकि मुझे तुम्हारी और राधिका के करीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। वह एक नौकर की बेटी है, तुम कैसे उससे प्यार कर सकते हो, कैसे उससे शादी कर सकते हो? आखिर हमारी समाज में कोई इज्जत है? अगर तुम एक नौकर की बेटी से शादी करोगे तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? उनकी बातें सुनकर सब अवाक होकर उन्हें देखने लगे। तभी अक्ष गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मॉम ये आप कैसे कर सकती है? क्या आपको आपकी इज्जत की पड़ी है? आपको आपके बेटे की नहीं पड़ी है? चैप्टर 127। सुनैना जी बोली, अगर तुम एक नौकर की बेटी से शादी करोगे तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी? उनकी बातें सुनकर सब अवाक होकर उन्हें देखने लगे। तभी अक्ष गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मॉम ये आप कैसे कर सकती है? क्या आपको आपकी इज्जत की पड़ी है? आपको आपके बेटे की नहीं पड़ी है? आपको अपने बेटे की नहीं फिक्र है कि उसको किस चीज से खुशी मिलती है, किस चीज से नहीं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जबकि आपको पता है मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसके बाद भी आपने उसको मुझसे दूर कर दिया। वह यह सब गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा था, जिसे सुनकर सुनैना जी अक्ष को हैरानी से देखने लगी। जिसके आंखों में उनके लिए नफरत दिख रही थी, वहीं अक्ष की आंखों में खुद के लिए नफरत देखकर सुनैना जी के दिल में दर्द होने लगा और वह अक्ष की तरफ बढ़ने लगी, मगर अक्ष ने उनको अपना हाथ दिखाकर रोक दिया, जिससे सुनैना जी के दिल में एक टीस उठी और उनकी आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़ककर उनके गाल पर आ गया। अक्ष उनको एक नजर नफरत से देखा और वह सबकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, जहाँ मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं है, जिसे सिर्फ सोसाइटी और अपनी इज्जत की पड़ी है। मैं इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। इतना बोलकर वह वहां से बाहर की तरफ चला गया। अक्ष के जाने के बाद राजश्री जी सुनैना जी को देखते हुए बोली, सुनैना तुम कब से ऐसी हो गई? तुम तो ऐसी नहीं थी। जिससे सुनैना जी अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, नहीं माँ, मेरा किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। मैं तो बस चाहती थी कि अक्ष राधिका से अलग रहे, क्योंकि वह एक नौकर की बेटी है बस। अब की बार प्रेमम सुनैना जी को देखते हुए बोला, मॉम आप ऐसा कैसे कर सकती है? जबकि आपको पता था अक्ष राधिका को पसंद करता है, उससे प्यार करता है, फिर आपने क्यों क्यों राधिका को अक्ष से अलग किया? मुझे आपका यह डिसीजन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और मैं इस डिसीजन में बिल्कुल अक्ष के साइड हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और आप किस समाज की बात कर रही है? कौन सा समाज? कौन से लोग? क्या यह समाज, यह लोग हमारे अक्ष की खुशी से आपके लिए ज्यादा जरूरी है? जैसे ही सुनैना जी ने प्रेमम की बातें सुनी, सुनैना जी हैरानी से प्रेमम को देखने लगी, क्योंकि प्रेमम कभी भी सुनैना जी से इस तरीके से बात नहीं करता था। मगर आज सुनैना जी की इस हरकत पर प्रेमम शांत नहीं रह पाया, क्योंकि वह राधिका और अक्ष दोनों को ही बहुत ज्यादा प्यार करता था और वह दोनों को ही दुखी नहीं देख सकता था, जिस वजह से आज उसने सुनैना जी से पहली बार इस तरीके से बात किया। अमीका जो अब तक चुप बैठी थी, वह सुनैना जी को देखते हुए बोली, मॉम मैं आपसे एक बात पूछूं? जिस पर सुनैना जी ने एक नजर अमीका को देखा और अपना सिर हिला दिया। अमीका ने सुनैना जी की आंखों में देखा और उनसे सवाल करते हुए बोली, मॉम अगर मॉम की बेटी मैं ना होकर रूपाली होती और प्रेमम मुझसे प्यार करते और मैं नौकर की बेटी होती, तो क्या तब आप मेरी शादी प्रेमम से नहीं होने देती? जिसे सुनकर सुनैना जी अमीका को देखने लगी और वह अपने सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं करती मेरी बच्ची, तुम तो कितनी प्यारी बच्ची हो, भला मैं तुम्हारी शादी क्यों अपने प्रेमम से नहीं होने देती? जिस बात पर अमीका मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या आप राधिका को पसंद नहीं करती मॉम? क्या राधिका खराब लड़की है? जिसे सुनकर सुनैना जी के दिल में गिल्ट बढ़ने लगा और उनकी आंखें शर्म से झुक गई। वह रोते हुए बोली, नहीं राधिका बहुत अच्छी बच्ची है और वह मेरे अक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। देवेंद्र जी बोले, सुनैना बहू जब तुम्हें पता है राधिका अक्ष के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, फिर तुमने उसे यहाँ से क्यों भेजा? अब उसे फोन करो और उसे यहाँ वापस बुलाओ, वरना तुम शायद अक्ष को खो दोगी। जिसे सुनकर सुनैना जी के दिल में एक डर बैठ गया, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अक्ष को नहीं खोना चाहती थी।
वह उनका अपना बेटा था, वह उसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उन्होंने जल्दी से अपना फोन निकाला और राधिका का नंबर डायल कर दिया, मगर राधिका का कॉल नहीं लग रहा था। हालांकि इंडिया की जो सिम होती है उसे अदर कंट्रीज में कॉल वगैरह नहीं लगती है, मगर अगर हम वहां का सिम वगैरह खरीद ले तो फिर हम कॉल पर बात कर सकते हैं। सुनैना जी ने राधिका और रामू काका के लिए वहां सिम वगैरह का अरेंजमेंट कर दिया था, मगर अभी राधिका का फोन नहीं लग रहा था। राधिका का फोन नहीं लगा तो सुनैना जी ने रामू काका को कॉल लगाई, मगर यह क्या रामू काका भी कॉल नहीं लगा, जिस वजह से सुनैना जी परेशान हो गई। तभी प्रेमम बोला, मॉम आपने आखिर राधिका और रामू काका को कहाँ भेजा? मुझे बताइए, मैं अभी अपने कुछ आदमियों को वहां भेजकर उन दोनों को वापस लेकर आता हूँ। सुनैना जी ने प्रेमम को उनका एड्रेस दिया और वह धम से सोफे पर बैठ गई। उनके आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वह अपने सर को पकड़ते हुए बोली, यह मुझसे क्या हो गया? मैंने जाने अनजाने में अपने बच्चों का दिल तोड़ दिया। क्या वह मुझसे नफरत करने लगेगा? नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं अक्ष की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। अमीका ने उन्हें अपने गले से लगाया और उनको शांत करवाते हुए बोली, मॉम आप शांत हो जाइए, अक्ष भाई आपसे नफरत नहीं करेंगे, बस एक बार राधिका आ जाए उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।